नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। बड़ी खबर नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार ने जेडीयू के मंत्रिमंडल में शामिल होने की पुष्टि की है। अभी तक जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने यह बात कही थी कि सरकार में वो शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने पहले कहा था, अब जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह की बात। नीतीश कुमार ने जेडीयू के मंत्रिमंडल में शामिल होने की पुष्टि की। कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद का विस्तार होने वाला है। इस बारे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार जेडीयू शामिल होगी और क्या कुछ फार्मूला बन पाया है इस बार? क्या करोगे? नहीं, किसी फार्मूले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं को इन सब चीजों के लिए अधिकार है। जो कुछ भी अधिकृत वही है। बातचीत करके जो कुछ भी होना है उसी के हिसाब से होगा। इसमें कोई खास बात नहीं। 3 लेंगे या 2 लेंगे? जैसे पिछली बार एक सांकेतिक दिया गया था मुख्यमंत्री, इसकी कोई जानकारी मुझको नहीं है। सर, आपको सब जानकारी रहती है। नहीं मुख्यमंत्री जी, सवाल है कि पिछली बार मुख्यमंत्री जी पिछली बार जो हुआ सो हुआ जी। उस समय हम अध्यक्ष थे। जो कोई भी बात हो गई, वो सब बात तो अब खत्म हो चुकी है। अब आप तो जान रहे हैं कि हमने ऑलरेडी, आपको पता ही है, आज से कई महीना पहले हमने अध्यक्ष की जिम्मेवारी आरसीपी सिंह को सौंप दी और उन्हीं को कहा है सारा काम करिए, देखिए। अब इसके बाद वो आपस में बातचीत करके इसके बारे में करेंगे। हमने पूरे तौर पर सारी जिम्मेवारी सौंप दी है, इसलिए इसमें कोई बात नहीं। शामिल होने को लेकर के क्या आपकी राय है? क्या अब आप उन्हीं से पूछ लीजिए। हमको नहीं हमको नहीं लगता है कोई कि शामिल नहीं होंगे, ऐसी कोई बात है। हमको किसी ने नहीं कहा, हमको ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि शामिल नहीं होंगे। इसलिए इसके बारे में तो वही बात कर लेंगे। कितने लोग मंत्री बनेंगे मुख्यमंत्री? ये हम नहीं पूछे हैं किसी। हमने कहा कि बिल्कुल अधिकृत ही, पहले ही अध्यक्ष पद देने के बाद ही अधिकृत कर दिया। इसलिए हमारी तरफ से इसमें कोई बात नहीं। अब पहले जो हुआ सो हुआ। अब आज के कंटेक्स्ट में इसके संबंध में कोई खास बात नहीं है। जो भी माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहेंगे, उसी के हिसाब से जो भी होना होगा होगा। आप विस्तार में जाएंगे? आप विस्तार में जाएंगे? जब विस्तार होगा जिस दिन जाएंगे। हमको क्या पता है किस दिन होने वाला है, क्या होने वाला है, इसके बारे में तो कुछ पता नहीं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आपने सुना, बड़ी मासूमियत से कह रहे हैं कि उनको कुछ पता नहीं है। जो तय करेंगे वो आरसीपी सिंह करेंगे, प्रधानमंत्री को तय करना है। हमारे साथ हमारे 4 सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। पटना से प्रकाश कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद है, हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा हमारे साथ मौजूद हैं, विकास भदौरिया दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है वो खबर हमें देंगे, और ब्रजेश राजपूत मध्य प्रदेश में, ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर से निकल चुके हैं, उस खबर पर बात करेंगे। प्रकाश, आपसे शुरुआत करूंगी। बड़ी मासूमियत के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उन्हें कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन हम भी जानते हैं कि लड़ाई शायद 4 पदों को लेकर है। वो कहते हैं कि जब बीजेपी के पास 17 हैं और 5 मंत्री हैं, तो हमारे 16 सांसद हैं, हमें कम से कम 4 पद तो दीजिए। क्या निकल रहा है? नीतीश कुमार का ये कहना कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है, क्या मायने निकालें इस समय हम? शोभना, हमने 4 सवाल किए। आपने सुना होगा कि मैंने पहला सवाल पूछा कि विस्तार हो रहा है, क्या जेडीयू शामिल होगी? तो इस पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो अधिकृत हैं आरसीपी सिंह, और आरसीपी सिंह दिल्ली में है। दूसरा सवाल कि प्रधानमंत्री को तय करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को तय करना है कि केंद्र में कितने मंत्री होंगे, कौन होंगे, नहीं होंगे। विस्तार में वो शामिल होंगे या नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा उन्हें कुछ भी नहीं पता है। तो जाहिर है कि नीतीश कुमार खुद को इस पूरे प्रकरण में जो कुछ भी बातचीत चल रही है कि कितने मंत्री होंगे, क्या मंत्री होंगे, इस बारे में अपने आप को अनजान जरूर दिखा रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि जानकारी उनको सब कुछ है, और शायद ये उनको पता चल चुका है कि कितने पर बीजेपी तैयार हो गई है। लेकिन वो अभी खुलासा नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुलासा अगर बीजेपी की तरफ से आए और सब कुछ उन्होंने आरसीपी सिंह के कंधे पर डाल दिया है कि वो जो कुछ भी करेंगे, जो सब कुछ सामने आएगा, अब उनसे बात करने की बात होगी। यानी वह मीडिया से अब वो मुखातिब होंगे और पूरी बात बताएंगे कि जेडीयू का क्या स्टैंड है। पर इन सब में बात एक कॉमन है, और वो ये है कि जेडीयू शामिल होने जा रही है। और मामला जो पेच है अब भी फंसा हुआ है कि कितने मंत्री पद होंगे और कौन कौन मंत्री बनाए जाएंगे। चेहरे के बारे में जहां तक बात है, तो आरसीपी सिंह ने एबीपी न्यूज़ के साथ खास इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार हैं, वो नेता हैं, और वो जिनका नाम लेंगे वही मंत्री बनेंगे। तो अब देखना होगा कि 2, 3, 4
क्या तय होता है और क्या एक ही पर मान जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक और बात कही कि पिछली बार जो बातें हुई थी वो खत्म हो चुकी है, अब नए सिरे से बात हो रही है। ठीक है प्रकाश, नए सिरे से मंत्रिमंडल में आने की बात वो स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है प्रकाश, बड़ी जानकारी भी आप दे रहे हैं। विकास भदौरिया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास भदौरिया, नीतीश कुमार को आपने सुन ही लिया होगा, मासूमियत उनकी वारी जाऊं टाइप है। तो अब ये बताइए कि दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है? क्या इस बार फिर जेडीयू को एक ही पद ऑफर किया जाएगा, जिसको पिछली बार जब मंत्रिमंडल, जब मोदी सरकार बनी थी, नकार दिया था, जेडीयू ने माना नहीं था? तो क्या इस बार एक पद भी अगर मिलेगा तो तैयार है जेडीयू? नहीं, ये देखिए, इस बार जो बीजेपी ने उनको ऑफर किया है, 2 पद ऑफर किए, एक कैबिनेट का और एक एमओएस का। लेकिन जेडीयू का साफ कहना है कि हमारे 16 सांसद हैं, बीजेपी के 17 सांसद हैं। बीजेपी के 17 सांसद होते हुए 5 मंत्री हैं, तो हमारे 16 रहते हुए आप 4 मंत्री बनाइए, 2 कैबिनेट के बनाइए और 2 राज्य मंत्री स्तर के। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा नाम भी अपने फाइनल कर रखे हैं। ललन सिंह का एक नाम है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं संतोष कुशवाहा का एक नाम है, पूर्णिया से सांसद हैं। इसके अलावा रामनाथ ठाकुर जो कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, उनका नाम है, और जहानाबाद के सांसद हैं उनका नाम है। तो 4 नाम है, इनमें से 2 लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा और 2 लोगों को राज्य मंत्री बनाया जाएगा। आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बने रहेंगे, ऐसा सूत्रों का कहना है। वो केवल बातचीत के लिए ही दिल्ली आए हैं। लेकिन आपने देखा कि जब सवाल पूछा गया नीतीश कुमार से, तो उन्होंने कम से कम सवालों के जवाब में 11 से 12 बार नहीं कहा, लेकिन लब्बो लुआब उनका ये था कि वो मंत्रिमंडल में हाँ शामिल हो रहे हैं। तो नहीं के बाद भी हाँ बोला उन्होंने। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि ये जो बातचीत आरसीपी सिंह और बीजेपी अध्यक्ष के बीच हो रही है, इसमें कितने मंत्री पद पर जेडीयू राजी हो जाती है? ठीक है प्रकाश, एक बार छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी कि सिर्फ आरसीपी सिंह को मंत्री बनाना नीतीश की बड़ी मुश्किल है, उधर ललन सिंह भी एक वरिष्ठ नेता हैं, तो नाराजगी मोल नहीं ली जा सकती। छोटा सा जवाब, फिर मैं राजनीतिक संपादक पंकज झा का रुख करूंगी। बिल्कुल साफ है ये कि एक सीट पर मानने का मतलब है कि फिर बाकी लोगों को वो क्या बताएंगे जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और किस आधार पर सिर्फ एक ही के लिए तैयार हो गए। अगर एक ही की बात थी तो फिर पिछली बार वो क्यों नहीं तैयार हुए? हालांकि सब बातों का उन्होंने जवाब दे दिया। इस बार वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हैं, तो वो जो फैसला लेंगे वही सबको मान्य होगा। तो सब कुछ जो है वो कंधा जो है वो आरसीपी सिंह का है, निशाना नीतीश कुमार लगा रहे हैं। ठीक है, पंकज झा का मैं रुख करना चाहूंगी। पंकज झा, देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, बिहार का गणित समझाने की काफी कोशिश हमने अपने दर्शकों को की, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव है 6 से 7 महीने बाद वहां पर, इसको ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में क्या चमत्कार मोदी ऐसा कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किला फतेह कर लिया जाए? शोभना, देखिए सबकी नजर होगी यूपी पर, और देखिए एक बात तो तय है कि सबसे अधिक जो चेहरे आएंगे मोदी मंत्रिमंडल में वो यूपी से आएंगे। उसके पीछे की वजह भी हैं। लोकसभा के 62 सांसद हैं बीजेपी के, और राज्यसभा में 18, यानी 80 सांसद हो गए। अपना दल से एक, जो कि अनुप्रिया पटेल को आना ही आना है, अपना दल के 2 सांसद हैं। इसके अलावा एक सामाजिक समीकरण बिठाने की बातचीत हो रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि एक ब्राह्मण नेता होगा। उसमें भी कई नाम चल रहे हैं। सत्यदेव पचौरी दिल्ली आ गए हैं, वो कानपुर से लोकसभा के सांसद हैं और दिल्ली आ गए हैं और बहुत खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस बात की पुष्टि तो नहीं की, लेकिन इस बात की संभावनाएं जताई जा रही है कि वो एक चेहरा हो सकते हैं। एक चेहरा एससी का हो सकता है और 1-2 चेहरे पिछड़ी जाति के भी हो सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि यूपी से मोदी मंत्रिमंडल में ये चेहरे हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है पंकज झा, क्योंकि आप मुझे दिखे और आप उत्तर प्रदेश पे अच्छी पकड़ रखते हैं, इसलिए मैंने ये सवाल लिया। लेकिन खबर तो आज बिहार तो जरूर बताएंगे। आपको कोई छुपा सकते हैं क्या? कुछ बात छुपा नहीं सकते। कुछ वक्त मुझे दो, मैं आपसे बात करूँ। मेरे को अपने घर पे तो जान दे, उसके बाद मैं बोलूँगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। आपका भी नाम है जो नाम है, तो कंफर्मेशन होने देना। कंफर्म नहीं अभी आपको अभी कंफर्म नहीं है सर। कॉल है? नहीं कॉल नहीं। प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे? प्रधानमंत्री से मिलने पीछे देख के भैया, पीछे देख के। मैं बाद में बोलूंगा। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, नारायण राणे दिल्ली पहुंच चुके हैं, कह रहे कुछ देर में बताऊंगा, घर पहुंच जाऊं, अभी कुछ खास नहीं। बार बार हम बात बिहार की कर रहे हैं क्योंकि बिहार के एलजेपी सांसद पशुपति पारस के मंत्री बनाए जाने की खबर पर विवाद हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पारस को मंत्री बनाया जा सकता है। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है।
चिराग पासवान ने विरोध जताया है। चिराग ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि पारस को मंत्री ना बनाया जाए, क्योंकि पारस एलजेपी से निकाले जा चुके हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि पशुपति पारस को कोई जिम्मेदारी जरूर मंत्रिमंडल में मिल सकती है। सुन लेते हैं एक बार चिराग पासवान को। की महत्वाकांक्षा पूरी हो, पर इसमें बस एक टेक्निकल मैं जानकारी आप लोगों के समक्ष जरूर रख दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी, क्योंकि मैं कुछ मीडिया के चैनल पर मैं देख रहा हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद के तौर पर या लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पहले ही उन्हें पार्टी से निष्कासित कर चुकी है। उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है उनके 4 और सांसदों के साथ, और इस बात की जानकारी हम लोगों ने चुनाव आयोग को भी दे दी है। तो अगर कहीं गलती से अगर उन्हें लोक जनशक्ति, और मैंने प्रधानमंत्री जी को भी आज एक पत्र के माध्यम से उनकी जानकारी में भी मैंने दिया, क्योंकि संभवतः प्रधानमंत्री जी व्यस्त होंगे, उनकी जानकारी में कितनी बातें आई होंगी नहीं आई होंगी, पर मैंने उनकी भी जानकारी में मैंने इस बात को एक पत्र के माध्यम से मैंने दिया है कि इन लोगों को हम लोगों ने पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी से अब इनमें से किसी भी सांसद का कोई संबंध नहीं है। इनको आप निर्दलीय सांसद के तौर पर देखिए, पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है कि वो किसको मंत्री बनाए नहीं बनाए, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप रहना संभव नहीं है। पर हाँ, अगर मेरी पार्टी का सांसद कहकर अगर उनको बनाया जाएगा तो मुझे आपत्ति होगी। तो पशुपति पारस मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस पर भी पेच फंसा हुआ है। एक बार फिर से मैं मेरे सहयोगी तमाम मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका रुख कर लेती हूँ। पंकज झा, जिस तरीके से चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो एलजेपी के सदस्य नहीं है, उनको तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाला जा चुका है, उधर ओम बिरला संसदीय दल का नेता मान चुके हैं इनको पशुपति पारस को, तो आज कैसे समझा जाए अब इसको आगे? देखिए, फैसला तो प्रधानमंत्री मोदी को करना है कि उनके मंत्रिमंडल में कौन सा चेहरा होगा, और ये बार बार कोशिश होगी चिराग की तरफ से कि जो उनसे अलग होकर के निकले हैं 5 सांसद, क्योंकि उन चिराग पासवान अकेले रह गए हैं, तो पशुपति पारस को मंत्रिमंडल में लिया जाए नहीं लिया जाए, उनको रोकने की हर संभव कोशिश के तौर पर ये देखा जा रहा है कि चिराग ने चिट्ठी भी लिखी है और ये बात भी कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि अगर कुछ नहीं हुआ तो हम कोर्ट भी जाएंगे। ठीक है प्रकाश, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से कल चिराग पासवान पहुंचे वहां पर और आशीर्वाद यात्रा निकाली, जो जनसमूह, जो भीड़ उनके साथ एकत्रित हुई, कहीं ना कहीं ये क्या एक शक्ति प्रदर्शन भी है और दबाव भी केंद्र सरकार पर कि देखिए एलजेपी का नेता मैं ही हूं, चिराग पासवान ही है, पशुपति पारस नहीं? देखिए, ये बात तो साफ है कि चिराग पासवान रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और उस हिसाब से अपने शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे थे। पर दूसरा सवाल उठता है कि लोकसभा में क्या स्थिति है, किसको मंत्री बनाना है नहीं बनाना है, ये विशेषाधिकार तो सिर्फ प्रधानमंत्री को है। और चिराग पासवान के साथ में न बीजेपी के कोई नेता नजर आ रहे हैं और न ही एलजेपी के कोई सांसद नजर आ रहे हैं, न जेडीयू नजर आ रही है। तो जाहिर है कि चिराग पासवान बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। ऐसे में चिराग के साथ आने का कोई भी जोखिम फिलहाल नहीं ले सकता है, उठा सकता है, क्योंकि चिराग पासवान के जाने पर उनके साथ कुछ होगा नहीं। उनके न सांसद है, न विधायक है, न कोई ऐसा बड़ा चेहरा है जिसकी वजह से उनको कोई परेशानी हो। प्रकाश, मैं आपको रोक रही हूँ। मसला है कि प्रकाश, मैं आपको रोक रही हूँ। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र से भिवंडी से सांसद कपिल पाटिल को दिल्ली बुलाया गया है। भिवंडी से सांसद है कपिल पाटिल, उनको भी दिल्ली बुलाया गया है। यानी अब ये भी तय है कि शायद अब कपिल पाटिल को भी कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। विकास भदौरिया का मैं रुख करूंगी। विकास भदौरिया इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे, लेकिन बड़ी खबर एक बार फिर आपको हम बता दें, भिवंडी के सांसद को भी दिल्ली बुलाया गया है। महाराष्ट्र से भिवंडी से जो सांसद हैं कपिल पाटिल, उनको दिल्ली बुला लिया गया है। विकास भदौरिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, बहुत छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी, क्या कपिल पाटिल को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? दिल्ली बुलाने का यही अर्थ निकाले हम? जी बिल्कुल, देखिए भिवंडी से जो सांसद हैं वो कपिल पाटिल ओबीसी पिछड़े वर्ग से आते हैं और दूसरी बार के सांसद हैं। माना यह जा रहा है कि उनको दिल्ली बुलाया गया था। हालांकि शुरुआत में वे इनकार करते रहे, ये बताते रहे कि उनकी एक कमेटी की बैठक थी इसलिए दिल्ली आए थे। लेकिन थोड़ी देर पहले ही हमारे सूत्रों ने, उनके करीबी सूत्रों ने इस बात को, इसकी पुष्टि की है कि उनको दिल्ली बुलाने का कॉल कल गया था, इसलिए आज सुबह की फ़्लाइट पकड़ के वे दिल्ली पहुंचे हैं। और निश्चित रूप से आज शाम तक उनको ये बता दिया जाएगा कि आपको कब शपथ ग्रहण करनी है। लेकिन फिलहाल उनको दिल्ली बुलाया गया था, इस बात की पुष्टि हो चुकी है।
बिल्कुल ठीक है विकास, आप बने रहिए। और बड़ी खबर ये भी है आज की कि थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का गवर्नर बना दिया गया है। वो मंत्री के पद पर थे, उनका पद भी खाली हुआ है। ब्रजेश राजपूत हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश, थावरचंद जो है उनको हटाया गया है मंत्रिमंडल पद से, हालांकि बड़ी जिम्मेदारी गवर्नर पद उनको दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, 2 नाम मध्य प्रदेश से, इस खबर को मैं समझना चाहूंगी, क्या वजह रही थावरचंद को हटाने की? देखिए, थावरचंद दरअसल मध्य जो कैबिनेट है बीजेपी के, उसके सबसे वरिष्ठ नेता थे और लंबे समय से कैबिनेट में भी हैं। उनका लंबा कार्यकाल रहा है। इसके अलावा वो बीजेपी संगठन में भी लंबे समय से, बीजेपी संसदीय दल में वो सबसे पुराने नेता हैं जो हर वक्त वहाँ रहते थे। ऊपर से मध्य प्रदेश में वो दलित का एक बड़ा चेहरा है। बीजेपी उनको अपने राष्ट्रीय स्तर पर एक दलित चेहरे के रूप में पेश करती है। उनकी उम्र 73 साल हो गई है और चूँकि आपको याद होगा मंत्रिमंडल विस्तार के पहले प्रधानमंत्री ने सारे मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की थी। उस समीक्षा में भी उनका काम उतना बेहतर नहीं पाया गया। तो पिछले दिनों जब वो भोपाल आए थे और मुख्यमंत्री से मिले थे तो उन्होंने कुछ मित्रों से कहा था कि अब मेरी एक नई भूमिका होने वाली है और मैं राज्यपाल बन सकता हूं। और ये खबर हम जिस दिन से खबर दिखा रहे हैं, यानी कि कल से, हमने कल ही कहा था कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा और थावरचंद गहलोत नई भूमिका में आएंगे, यानी कि राज्यपाल बनेंगे। और वो उस खबर पर मोहर लग गई है। थावरचंद गहलोत जी को राज्यपाल बना दिया गया और जो एक जगह खाली हो रही है, मध्य प्रदेश के 4 मंत्री हैं कैबिनेट में, नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल, थावरचंद गहलोत और फग्गन सिंह कुलस्ते। तो एक नाम बाहर हुआ है तो एक नाम अंदर हुआ है और वो नाम उस पूरे मंत्रिमंडल का सबसे चमकदार और सबसे बड़ा नाम है, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। सिंधिया ने मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस सरकार को गिराया 15 महीने पुरानी और फिर बीजेपी को सत्ता में वापसी आए, तो उस डील के तहत उनको इस मंत्री पद से नवाजा जा रहा है और वो चले गए। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं। बिल्कुल सही शब्द आपने कहा कि डील के तहत अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर विकास भदौरिया के पास है। विकास भदौरिया, क्या है वो बड़ी खबर? जेडीयू से जुड़ी हुई कोई खबर? यहाँ देखिए, जेडीयू से जुड़ी हुई बड़ी खबर है कि अगर केंद्र सरकार और जेडीयू के बीच, बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट शेयरिंग, माफ कीजिएगा, कैबिनेट को बर्थ को लेकर अगर समझौता हो जाता है, सही साठ हो जाता है, तो 4 पद मिल सकते हैं, 4 मंत्री पद जेडीयू को मिल सकते हैं। और जो 4 जेडीयू को मंत्री पद मिलेंगे उसमें 4 जो नेता होंगे जो जेडीयू जिनको अपनी तरफ से अपने कोटे से मंत्री बनाएगा, उनके नाम हैं ललन सिंह, जो कि जेडीयू के वरिष्ठ सांसद हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं बिहार में, उनको मंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावा रामनाथ ठाकुर को मंत्री बनाया जाएगा, कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, बड़ा नाम है, बड़ी लेगेसी और विरासत को लेकर आ रहे हैं वो। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संतोष कुशवाहा जो कि पूर्णिया से सांसद हैं, उनको भी मंत्री बनाया जाएगा। और इसके अलावा चंद्रेश प्रसाद जो कि जहानाबाद से सांसद हैं, उनको मंत्री बनाया जाएगा। तो जो सामाजिक समीकरण है वो इसका मतलब, ठीक है विकास, कोशिश कर रहा है और न केवल साधने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल प्रकाश, इसका मतलब आरसीपी सिंह मंत्री नहीं बन रहे हैं, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, ये अभी जल्दबाजी होगी ये कहना, क्योंकि पहली बात ये है कि ये तय हो जाए कि जेडीयू जो चाह रहा है वो उसको मिल पा रहा है कि नहीं, और अगर मिल पा रहा है तब फिर वो नाम होगा। हालांकि जो मुझे लगा नीतीश कुमार की बातचीत से, इससे साफ हो गया है कि उनको सब कुछ मालूम है, नाम भी पता है और साथ ही कितने नंबर्स होंगे ये भी पता है, सिर्फ औपचारिकताएं बाकी रह गई है। तो अब नीतीश कुमार भी कई बार ऐसे चौंकाने वाले फैसले कर देते हैं। देखिए प्रकाश, बिल्कुल अटकलों का बाजार तो गर्म रहेगा जब तक ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू नहीं हो जाएगा, मंत्री पदों का ऐलान नहीं हो जाएगा, अटकलों का बाजार ऐसे ही रहेगा। हमारी नजर बनी हुई है मातृभूमि में। आगे बढ़ते हैं सुर्खियों के बाद। परसों सुबह कैबिनेट विस्तार हो सकता है जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और महाराष्ट्र की हिना गावित समेत 17 से 22 मंत्री मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल को फोन किया गया, सोनोवाल दिल्ली पहुंच भी चुके हैं, राणे भी दिल्ली पहुंच गए हैं और सिंधिया भी इंदौर से रवाना हो चुके हैं। माना जा रहा है कि वो मंत्रिमंडल में विस्तार जो होने जा रहा है उन चुनाव वाले राज्यों पर फोकस किया जाएगा। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार ने जेडीयू के मंत्रिमंडल में शामिल होने की पुष्टि की है। उनका कहना है कि हालांकि सब कुछ तय जो है वो आरसीपी सिंह कर रहे हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल होने जा रही है, ये बात तय है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आई कि आरसीपी सिंह मंत्री नहीं बनेंगे जेडीयू के, लेकिन ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, चंदेश्वर प्रसाद और संतोष कुशवाहा का नाम आगे चल रहा है। आरसीपी सिंह इस समय दिल्ली में है और वही
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संपर्क में हैं। लगातार जिस तरीके से मंत्री पदों को लेकर जेडीयू की मांग है, उनका कहना है कि 17 सांसद बीजेपी के हैं और 5 मंत्री हैं बिहार से, तो अब 16 सांसद क्योंकि जेडीयू के हैं तो इसलिए हमें कम से कम 4 सीट मिलनी चाहिए। विकास, सबसे कुछ देर पहले आपने बड़ी खबर दी, आपने बताया कि आरसीपी सिंह शायद मंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन 4 नाम, ललन सिंह उसमें सबसे आगे हैं। इसका मतलब ये माना जाए कि 4 पदों के लिए जेडीयू ने बीजेपी को तैयार कर लिया है, अगर ये खबर ठीक है और सही है तो? विकास भदौरिया तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंची कुछ तकनीकी वजह से। प्रकाश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं पटना से। प्रकाश, मेरा वही सवाल आपसे भी है, क्योंकि जेडीयू ने दबाव की रणनीति अपनाई और शायद कहीं ना कहीं अगर 4 पद देने के लिए तैयार हो जाती है मोदी सरकार, तो वो दबाव की रणनीति काम आई। देखिए, जो भी हो, एक बात तो है कि नीतीश कुमार साफ कह रहे हैं कि जेडीयू इसमें शामिल होगी, पर जो सबसे बड़ा सवाल है कि अब कौन से चेहरे हो सकते हैं। तो नीतीश कुमार अपने क्षेत्र में या अपने काम में या अपनी राजनीति में 4M का सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रयोग किया है। पहला है MBC, यानी अति पिछड़ी जिसे कहते हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लास। दूसरा है महिला, तीसरा है महादलित और चौथा आपको मुसलमान है। मुसलमान तो एक भी जीत करके नहीं आए हैं, राइट, वो ऐसे ही खारिज कर दिया जाता है। रहा 3, तो महादलित में से किसी चेहरे पर वो दाव लगा सकते हैं, ये भी एक देखना होगा। दूसरा ये कि अति पिछड़ी जाति से चंदेश्वर चंद्रवंशी भी आते हैं और राज्यसभा से रामनाथ ठाकुर भी आते हैं, तो रामनाथ को लिया जाएगा या फिर चंद्रवंशी को लिया जाएगा, ये देखना होगा। और एक अगड़ी जाति से अगर किसी का नाम आएगा तो वो ललन सिंह का आएगा, क्योंकि कई बार वो सांसद भी रह चुके हैं, बिहार में मंत्री भी रह चुके हैं, नीतीश कुमार के भरोसेमंद भी हैं। और आरसीपी सिंह क्योंकि अध्यक्ष हैं और कुर्मी जाति से आते हैं, तो हो सकता है कि उनके नाम पर थोड़ी सी चर्चा हो। और संतोष कुशवाहा क्योंकि कुशवाहा से आते हैं, तो कोयरी कुर्मी की जो जोड़ी है उसे इंटैक्ट रखने के लिए एक कुशवाहा को बना सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर जातिगत समीकरणों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो जेडीयू के नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए या फिर बीजेपी भी जिस तरीके से तमाम राज्यों के नेताओं को मौका देगी मंत्रिमंडल में, कुल मिलाकर बात जो है वो जातिगत समीकरणों पे आके अटकेगी और यही गणित होगा। बिल्कुल, यह बात सही है। यही वजह है कि यही वजह है शोभना कि एक सीट जो सांकेतिक तौर पर उस वक्त दिया जा रहा था, नीतीश कुमार ने उसे लेने से इनकार कर दिया कि किसे वो बनाएंगे, किसे नहीं बनाएंगे, कौन रूठेगा और क्या सवाल जाएगा, क्या संदेश जाएगा, इसलिए वो इस बार उन्होंने इनकार कर दिया। और आज उन्होंने कहा कि वो स्वयं अध्यक्ष थे इसलिए उन्होंने फैसला लिया, लेकिन अब अध्यक्ष आरसीपी सिंह है, तो ऐसे में वो जरूर चाहेंगे कि अपना जो कोर वोटर्स है, जो उनके साथ खड़ा रहा है, उसको किसी कीमत पर इस मंत्रिमंडल में चेहरे में वो जरूर दिखे। बिल्कुल ठीक है प्रकाश, आप बने रहिए। विकास भदौरिया भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, पंकज झा भी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज झा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। दबाव की रणनीति लगातार जेडीयू की तरफ से बनाई गई। एक पद जब ऑफर किया गया तो जेडीयू ने साफ इनकार कर दिया। अब अगर 4 पद देने के लिए मोदी सरकार तैयार हो गई है तो इसको हम कैसे देखें? ऐसी क्या रणनीति रही, ऐसा क्या दबाव रहा कि अब अगर सरकार तैयार है 4-4 पद देने के लिए? देखिए प्रकाश, जो कह रहे थे ना, एक बात बखूबी तौर पर जो लोग नीतीश कुमार को जानते हैं, प्रकाश बेहतर कह सकते हैं, वो ये है कि नीतीश कुमार जब बातचीत करते हैं, बार्गेन के मामले में उनका कोई जवाब नहीं है। पिछली बार में याद करिए तो वो इन सब चीज़ों से, या तो सीटों के बंटवारे को लेकर हो या मंत्रिमंडल में कितनी सीटें मिलेंगी, वो इन सब चीज़ों से अपने को अलग कर लेते हैं, किसी दूसरे चेहरे को आगे कर देते हैं। कभी ललन सिंह होते हैं, कभी आरसीपी होती है, हालांकि आखिरी फैसला नीतीश कुमार का होता है। और जैसा कह रहे थे प्रकाश, वाकई में पिछली बार की बात करिए आप, कैसे प्रधानमंत्री की चाय पार्टी से अलग हो गई थी जेडीयू, क्योंकि संकट था जेडीयू के सामने कि इतने 16 सांसदों के बावजूद भी अगर एक को मंत्री बनाया जाता है तो मैसेज बहुत गलत जाएगा। अब चूंकि दोनों ही पार्टियां एक साथ वहां पर बिहार में काम कर रही है, सरकार में है, एक अच्छा संदेश जाएगा। दूसरी बात, शिवसेना और अकाली दल जैसे पुराने और भरोसेमंद साथी तो एनडीए से अलग हो गए हैं। बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार का इतना बड़ा चेहरा है और एक मजबूत और भरोसेमंद एक सहयोगी है, उसकी बात भी मान ली जाए, बीच की बात निकाल करके, और फिर हम एक अच्छा सा मंत्रिमंडल दें। ये कोशिश बीजेपी की भी है। ठीक है, विकास भदौरिया भी जुड़ गए हैं। विकास, मेरा सवाल आपसे भी यही है, आपसे शायद संपर्क टूट गया था कि अब अगर मंत्रिमंडल में 4 पद जेडीयू को मिलने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छा बार्गेन करने में सफल रही है जेडीयू, और बीजेपी अगर ये तैयार हो रही है 4 मंत्रिमंडल पद देने के लिए,
तो इसको कैसे देखा जाए, इसके क्या मायने निकाले जाए? ये देखिए, एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार बहुत हार्ड बार्गेनर हैं। वो हमेशा अपनी बातें मनवाने में सफल रह जाते हैं। और आपको पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर अभी तक आप देखेंगे, उन्होंने अपने आप को मंत्रिमंडल से भी इसलिए बाहर रखा क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके मन मुताबिक नहीं हो रहा है। और अब इस बार अगर मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है तो वो एक बार फिर से अपनी बातों को मनवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि क्या होगा अंतिम फैसला, ये अभी देखिए भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक जेडीयू अपने बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। जेडीयू का साफ कहना, हम पहले भी बाहर बैठे थे, अब भी बाहर बैठ जाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप 17 सांसद लेकर 5 मंत्री बनाते हैं तो एक गठबंधन के भागीदार होने के नाते गठबंधन धर्म आपको निभाना चाहिए और 16 सांसद वाली पार्टी को 4 मंत्री दे देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और शायद यही दबाव बनाने में नीतीश कुमार कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, जैसे कि चारों सहयोगी मेरे कह रहे हैं, अभी अटकलों का बाजार गर्म है। जब तक ये घोषणा नहीं हो जाएगी तब तक कुछ साफ नहीं हो पाएगा। आप चारों हमारे साथ बने रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।